लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अंशिता। वक्फ बिल पास तो हो गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी उस पर हो जाएंगे, यानी वो कानून की शक्ल तो ले ही लेगा, लेकिन उस पर घमासान लगातार जारी है और बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक दलों में आंतरिक जो एक हलचल मची हुई है, पार्टियों में इस्तीफे लगातार हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। दूसरी ओर इसको कोर्ट में भी चुनौती दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी वैधानिकता को, कि ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। कांग्रेस के एमपी जावेद मोहम्मद ने भी इसको चैलेंज किया है और इसके अलावा सड़कों पर भी लोग उतरे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो जनता दल यूनाइटेड को इसका सामना करना पड़ रहा है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को। बिहार में आने वाले 5-6 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव के ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड की स्थिति यह हो गई है कि वो दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। पार्टी में बड़ी बगावत हो रही है, लगातार जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं उनके इस्तीफे आ रहे हैं, यानी उसमें जो एक अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग है वो उससे बाहर होता दिखाई पड़ रहा है। चुनाव के समय ठीक पहले दो फाड़ होती दिखाई पड़ रही है जनता दल यूनाइटेड। हालांकि जनता दल के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कह रहे हैं कि वो नेता हैं जो पार्टी को पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कई नेता हैं, उनमें एमएलसी भी हैं, गुलाम गौस जैसे एमएलसी भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले विधेयक के पारित होने से पहले ही कहा था कि अगर हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करेगी तो हम पार्टी छोड़ेंगे और इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो नेता भी हैं विरोध करने वाले, और कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कितनी निश्चिंत है इन इस्तीफों से जनता दल यूनाइटेड। क्यों निश्चिंत है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्यों उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है बावजूद इसके कि आने वाले दिनों में चुनाव हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले राजीव रंजन प्रसाद को सुन लेते हैं कि जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं ये कहते हुए कि इस पर जो वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी का जो स्टैंड रहा है वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ रहा है, इसलिए वो जा रहे हैं। पार्टी के सेक्युलर छवि के खिलाफ रहा है, नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि के खिलाफ रहा है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता उसको कोई बहुत उसको एक तरह से कहिए कि उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सुन लेते हैं राजीव रंजन प्रसाद जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं क्या कह रहे हैं। बिल पास हुआ राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लेकिन जेडीयू के अंतर खाने काफी कला देखने को मिली। कई अल्पसंख्यक नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, इनमें पार्टी का तो कोई नेता नहीं है, मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले भी कहा है। और कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने और मैंने स्वयं पिछले 48 घंटे में कई अवसरों पर यह कहा कि जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल आईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले। वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी है। एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है वो जन सुराज के कार्यक्रम में देखा गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, हुनर और औजार जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जिन्होंने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया। जिलों में जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस तरह से आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मुसलमानों के तबके में खासा उत्साह और नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक भरोसा है, वो आज भी मानते हैं कि इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। और हमारे सुझाव ने
जिन महत्वपूर्ण सुझावों को हम लोगों ने दिया है, उसके बाद ये बिल, उम्मीद अगर इसका नाम दिया गया है तो निसंदेह मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है और पूरी मजबूती के साथ मुसलमान और विशेषकर पसमानदा समाज आने वाले चुनाव में विपक्ष के इस षड्यंत्र को विफल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड को उभार तो कोई दिक्कत नहीं है जनता दल यूनाइटेड में। कम से कम 5-6 बड़े नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम नेता हैं अब से कुछ देर बाद। किस टाइम करेंगे भी उनका टाइमिंग का कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और लेकिन विधेयक के पारित होने के बाद ही जिस तरह से इस्तीफों की जड़ी लगी हुई है, न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में, जनता दल यूनाइटेड का तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां आने वाले दिनों में चुनाव है। यहां उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने भी, यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। उनकी पार्टी से भी इस्तीफों की शुरुआत हो गई है। पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता इस्तीफा दे चुके हैं और उधर तेलुगु देशम पार्टी के भीतर भी इसको लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। पार्टी के भीतर उथल पुथल मची हुई है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से खुश नहीं है, नाराज है। क्या उसका अगला कदम होगा, इस पर रहेगी नजर। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वो बिखरती जा रही है पार्टी। भले ही राजीव रंजन प्रसाद प्रवक्ता कह रहे हो कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो दिखाई पड़ेगा चुनाव के समय। और जैसा कि पप्पू यादव ने कहा था कि जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का बिहार में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन सारी चीज़ों को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने क्या नहीं भापा है। उनकी राजनीतिक सोच इस तरह की नहीं है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अंशिता, लेकिन जो महत्वपूर्ण इस्तीफे हो रहे हैं उनको कैसे इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और कई है उसमें गुलाम गौस जैसे एमएलसी भी हैं और वो लगातार पहले से ही कह रहे हैं कि इस पर बिल जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए ये फायदेमंद नहीं है, नुकसान करने वाला है। बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दे रहे हैं उनकी पार्टी में कोई अहमियत नहीं है। अब जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कहा जा रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे एक दिन पहले का बयान ये था कि कौन है वो लोग, हम जानते ही नहीं है। तो मतलब वो लोग कोई है ही नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो अब यहाँ तक का ही सफर समझ लीजिए कि एक दिन पहले तक जिन्हें आप पहचान नहीं रहे थे, आज आप कम से कम ये तो कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम पार्टी का तो माना, जबकि एक दिन पहले का ही बयान था कि कौन है वो लोग, वो पार्टी के हैं ही नहीं। एक दिन पहले तक तो फ्रिंज एलिमेंट बता रहे। जी बिल्कुल। तो यही एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हलचल तो मची हुई है और ये टेंशन सिर्फ जेडीयू तक ही सीमित नहीं है। अब इसका असर बीजेपी पर भी दिखने लगा है और कुछ दिनों में और ज्यादा खुलकर दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि अब जेडीयू की तरफ से और ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा। अभी तक नीतीश कुमार को एक उम्मीद ये थी कि अगर इधर से जाएंगे तो महागठबंधन में शायद उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ये साफ तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार की एंट्री इधर नहीं होनी है। क्योंकि और अंशिता एक मिनट ये जरा बताएंगे अपने दर्शकों को कि पटना में रोज क्रिएटिव पोस्टर्स लग रहे हैं। कल भी हमने कुछ पोस्टर्स का जिक्र किया था और ये पोस्टर आज दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी पटना के ही हैं। तो खैर इस तरह के और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उस पर वहां के लोगों की, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की क्या रिएक्शन है। जी बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ही प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि जिस तरह से गुजरात में भी अभी अहमदाबाद से कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जहाँ पर विरोध प्रदर्शन, वहीं पटना में भी मुस्लिम समुदाय अब उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो चली रही हैं और इन सब के बीच में आरजेडी के हाथ में जो बड़ा मुद्दा लगा है और वो आरजेडी किस तरह से उस मुद्दे को उठा रही है, एक फनी वे में उठा रही है और खुलकर ये बता रही है कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस अभी पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, हाँ, इसमें लिख रहा है कि आप कितना गिरोगे। नीतीश कुमार को जलील किया जा रहा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करेंगे, इस तरह की चीजें। और अलग अलग नेता, ये आरजेडी के नेता हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर्स पटना में पिछले 2 दिनों से, जब से लोकसभा में पारित हुआ है और उसके बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, उसके बाद से ही नीतीश कुमार निशाने पर हैं। आरजेडी के निशाने पर, कांग्रेस के निशाने पर तो हैं ही, सबसे ज्यादा वो अपनी पार्टी के लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि उनकी पार्टी की जो
आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इससे उनकी पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये फर्क कब पड़ेगा और उसका क्या असर होगा, ये सारी चीजें तो चुनाव में दिखती हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों किया, पर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह फैसला दरअसल उनका फैसला नहीं है, बल्कि वो अपने फैसले इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से ले रहे हैं और उनकी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो वो फैसले ले रहे हैं और नीतीश कुमार खुद उससे अनजान है। एक बार सुनेंगे इस पर पप्पू यादव ने क्या कहा है, चूंकि अब ये कोर्ट में भी ये मसला पहुंच चुका है। AIMIM के नेता ओवैसी इसको ले गए हैं और उसके अलावा बिहार से ही जो कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। सबसे पहले उन्होंने ही चैलेंज किया। पप्पू यादव का भी कहना है कि जब संसद में नैरो मेजॉरिटी से भी इसको पास किया गया, उसके बाद तो हमारे पास केवल यही रास्ता है कोर्ट में ही जाने का। तो कोर्ट में अब इसको ले जाया गया है, देखते हैं वहां क्या होता है। सुन लेते हैं पप्पू यादव को वक्फ बिल पर क्या कह रहे हैं वो। कांग्रेस हो ओवैसी हो, ये दोनों ही इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, कैसे देखते हैं जजेस? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान को डिफाइन करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के तहत ही हमें काम करना है। जब तक संविधान की किसी भी प्रक्रिया को हम सदन में नहीं बदलते हैं, तब तक सर्वोच्च न्यायालय हमें रास्ता दिखाएगा ही। और जब सड़क भी सोनी और सदन भी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आप समझिए। तो इसीलिए निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं वो कोई पार्टी नहीं हुआ है। जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जी सर, जेडीयू ने भी सपोर्ट किया था इस बिल को पार्लियामेंट में, जिसके बाद उनके कुछ लीडर्स पार्टी छोड़कर गए हैं। ललन सिंह हैं, उनके MP हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो MIM के MIM के टिकट पे चुनाव लड़े और वो उनको 500 वोट भी नहीं आया, तो ऐसे लोगों को जाने से कोई मतलब नहीं। देखिए ना, एक बात बताइए, जो लोग ऐसी बात करते हैं 500, 1000, 2000 वोट की, अब यदि वो जदयू छोड़ दे, गठबंधन छोड़ दे, तो किनको कितना वोट आएगा ये सब देख ले। कभी इंडिपेंडेंट जीते हैं, अनुकंपा पर जीतने वाले लोग दूसरों को क्या आईना दिखाते हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल आइडेंटिटी का है। आप इसको समझिए, क्रेडिबिलिटी का है। ऐसे समय में आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। नीतीश कुमार जी से मंत्री, MP, MLA सब लोग बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के साथ खड़े नहीं रह पाए। आज नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा घाटा हो। ललन सिंह तो ये भी जेडीयू के इस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। उनको 2010 में लालू जी का भाषण सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना, नीतीश जी का भी स्पीच सुन लेना चाहिए ललन बाबू को, जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद चलेगा। तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं बिहार के पूर्णिया से और लगातार ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का जो फैसला है वो नीतीश कुमार का फैसला नहीं है। काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं नीतीश कुमार के प्रति, पता नहीं क्यों। और ये भी सवाल उठाते रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसका फायदा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से और
उसमें जेडीयू के तमाम नेता मिले हुए हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला है वही है और उसके लिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि पार्टी के वो जो अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका अपना फैसला उसमें मायने नहीं रखता है। इस मुद्दे पर जबरदस्त नाराजगी है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, आम लोगों की भी और पार्टी के भीतर भी दो फाड़ की स्थिति बन गई हुई है। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और पूरा जो वक्फ संशोधन विधेयक को देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पर विरोध जारी है। जहां डीएमके ने भी इसको चैलेंज करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट में, वहीं जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है और इस पूरे मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर रखी है। यानी कुल मिलाकर सड़क से लेकर और न्यायालय तक इसका संघर्ष लगातार जारी है और थमने का भी नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो जनता दल यूनाइटेड के लिए है। अंशिता जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के लिए संकट तो बड़ा है ही, क्योंकि इसी साल के आखिर में वह चुनाव है, जबकि अब नीतीश कुमार का एक बड़ा सपना वैसे ही टूट गया है जिसके लिए वो कोशिश में लगातार लगे हुए थे कि इस बार समय से पहले चुनाव करा लेंगे। खबर ये भी थी कि वो लगातार बीजेपी पर प्रेशर बना रहे थे और बीजेपी इसके लिए टाल रही थी। अब हो सकता है संभावना उल्टी हो जाए समीर जी, हो सकता है बीजेपी चाहे कि पहले हो जाए, क्योंकि शायद उसको हिंदुओं का वोट मिल जाएगा, जो बीजेपी की रणनीति है, जो राजनीति रही है बीजेपी की। और अब नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये नाराजगी को थामने के लिए वो अपने जो लोग हैं, जो अपना कोर वोटर है, उस तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि हमने तो आपके भले के लिए ही, जिस तरह से अगर देखा जाए हम ललन सिंह के बयान पर अगर गौर करें तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि ये जो वक्फ बिल आया है, संशोधन जो किया गया है उसमें कोई नुकसान नहीं होना है मुस्लिम समुदाय को। तो ये मैसेज पहुंचाने के लिए अब नीतीश कुमार को ज्यादा समय की जरूरत है। हालांकि उसका फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। और अगर हम पहले की बात करें, जिस तरह से संजय झा का बयान आना, या समझाएंगे क्या, लॉजिक क्या देंगे? क्योंकि पहले तो जनता दल यूनाइटेड कह रही थी कि हमने कुछ संशोधन दिए हैं, उनमें आपने बताया नहीं कौन से दिए और कौन से माने गए, तो आपके पास कोई लॉजिक अब है ही नहीं समझाने का। मतलब वो ये अपने, मुझे लगता है कि वो अपने मन को समझाएंगे कि शायद वो समझा लें, शायद इसलिए वो समय की मांग करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और शुरुआत में भी मैंने वही कहा कि इस बार उनको बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरह से जो एक मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लेकर आ पाई थी जेडीयू, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू की एक वैल्यू हो रही थी, बीजेपी को भी जरूरत थी और इधर इनको भी जरूरत थी आरजेडी को। लेकिन अब आरजेडी को क्योंकि ये दिख रहा है कि सिर्फ एक गलती से नीतीश कुमार ने जो ये गलती कर दी है, अब वो दबाव में की है या अपने आप से की है, इस बात पर कुछ भी कहना अभी, मतलब कुछ कहना मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरी है। गलती तो हो ही गई है, मुस्लिम अब नाराज हो चुके हैं और उस गलती की वजह से पूरा मुस्लिम वोटर उधर शिफ्ट हो चुका है। और इसलिए अब आरजेडी को भी जेडीयू की जरूरत नहीं है। इसलिए अब नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि अब वो पार्टी का अस्तित्व बचाएं। अब जी उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है और अस्तित्व बचाना बड़ा मुश्किल भी हो रहा है। नीतीश कुमार क्यों इस विधेयक को समर्थन देने को राजी हुए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वास्तव में उनका अपना जो विचार रहा हो वो नहीं माना गया, उनकी अपनी पार्टी में उनकी दूसरे नेताओं की चल रही है, कारण जो कुछ भी हो, लेकिन ये तो है कि अब नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो फैसला किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये साफ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा राजनीतिक नुकसान उनको दिखाई पड़ रहा है। और उनकी पार्टी के जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अब जो उस मुस्लिम समुदाय के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो उसको लेकर अब क्या अगला कदम ये नेता उठाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से। जहां तक बिल की बात है तो इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद कर्रा, सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। और सरकार बार बार ये बता रही है कि ये अल्पसंख्यकों के हित में ये बिल लाया गया है, लेकिन किस तरह से उनका हित साध रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। और कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका इस संशोधन विधेयक से हित सधेगा,
इस पर अभी बात की है तारिक हमीद कर्रा ने। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक हलचल शुरू हुई है। 2 प्रस्ताव भी सरकार की ओर से लाए गए हैं। पहला वक्फ को लेकर, दूसरा जो जिस तरह से एनजी की तरफ से आदेश आए तबादले के, उसके खिलाफ। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है, पूरा जम्मू कश्मीर उसको सख्त तरीन अल्फाज में उसको कंडेम करता है, विदाउट कास्ट, कलर, क्रीड, अबव ऑल दोज थिंग्स। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये उनके नेफेरियस डिजाइन्स हैं बीजेपी के, एक संगीन किस्म की उनकी जो बदनीति है, ये उसका मुजाहरा है। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने उसमें जो रूल्स जो बनाए हैं कि उन बोर्ड्स में जहां जहां भी बोर्ड्स होंगे वहां पे नॉन मुस्लिम्स उसके मेंबर्स होंगे। हमें इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। हिंदू मुस्लिम की सियासत तो इन्होंने चलाई, उसी की बुनियाद पे ये लोग आए हैं। अब अगर आप देखें तो ये विद इन मुस्लिम्स भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, शिया और सुन्नी का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ सुन्नीस के वास्ते इसमें इंक्लूड किया, शियाज को नहीं किया, तो इंटेंशन उनका जो है बहुत ही नफेरियस है शिया सुन्नी करने का, जिस तरह हिंदू मुस्लिम का इन्होंने किया था। और खासतौर से जिस वक्त आप देखें कि जो इनके बोर्ड्स थे उसमें किसी भी आज तक कभी भी कोई मुस्लिम मेंबर नहीं हुआ, तो दूसरी साइड से जब यहां के बोर्ड्स बन रहे हैं, मुस्लिम साइड के जब बोर्ड्स बन रहे हैं, तो उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे जा रहे हैं। हमें डेवलपमेंट हो या बाकी चीजें हो उन प्रॉपर्टीज की, क्या मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज की खुद डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या ख्याल नहीं रख सकते? और अभी तक जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से अभी तक भी बीजेपी के खुद के मेंबर्स को ये नहीं पता कि अभी तक किस तरीके से वक्फ हो या औकाफ हो, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता था। तो ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को पुश टू वॉल करना है, मुसलमानों को डिसएम्पावर करने की एक जो साजिश है, उसको पूरा जम्मू कश्मीर जो है बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला लिहाज सियासी वाबस्तगी, माइनस बीजेपी, सब के सब इस चीज को तो बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, इस विधेयक के खिलाफ हैं, ये कहना है तारिक हमीद कर्रा का। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसको लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है, रद्द करने की, और एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो रही है मुस्लिम संगठनों की ओर से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। कोर्ट में इसको चुनौती दी जा चुकी है और अब इस पर लेकिन जो घिरे हुए नेता हैं, न केवल नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी घिरे हुए हैं इसको समर्थन देकर, और बिहार में ही लोक जनशक्ति पार्टी भी घिरी हुई है, चिराग पासवान घिरे हुए हैं। लॉजिक तो वो दे रहे हैं कि वही लॉजिक वो भी दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विधेयक को मुसलमानों के हित में बताया है उस पर बोलने के लिए उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर तक नहीं थे, तो ये किस तरह से वो हित साध रहे हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान को सुन लेते हैं, विधेयक को किस लिहाज से वो अल्पसंख्यकों के फायदे का बता रहे हैं। क्या वही भाषा वो भी बोल रहे हैं, बहु वही भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, या फिर कुछ अलग। और आपको यहां यह भी बता दें उनको सुनाने से पहले कि चिराग पासवान ही वो पहले व्यक्ति थे जब पिछले साल अगस्त में ये विधेयक आ रहा था तो उसका उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने सीधे कहा था कि हमको तो पता ही नहीं चल पाया कि ये कैबिनेट में ये पास हो गया और इस विधेयक को लाया जा रहा है। खैर, सुन लेते हैं एक बार चिराग पासवान को क्या कह रहे हैं, क्यों उन्होंने समर्थन दिया, ये भी बता रहे हैं वो। विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा
इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक, तो विपक्ष के घटक दल हैं वो भ्रम फैला रहे हैं और ये बहुत अल्पसंख्यकों के हित में है और यही बातें भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो अचानक से इनको भी ये पता लग गया कि हाँ, बिल अल्पसंख्यकों के हित में आ रहा है। अल्पसंख्यकों को नहीं लग रहा है कि उनके हित में ये बिल अचानक से कहें या फिर कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई के डर से, क्योंकि आपको याद होगा, जैसे कि आपने अभी जिक्र ही किया कि सबसे पहले जब आया था बिल तो उस दौरान पहले व्यक्ति अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और वो इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। उसके बाद ये चर्चाएं भी होने लगी थी कि ऐसा तो नहीं चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं, और उसका असर ये हुआ था कि बीजेपी ने पशुपति पारस से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस दौर में लगातार कई मामलों पर चिराग पासवान और बीजेपी की जो राय थी अलग अलग थी, चाहे वो लेटरल एंट्री हो या जातिगत जनगणना हो या और वक्फ बिल पर भी लगातार वो कहीं ना कहीं विरोध में ही नजर आ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद उनके करीबियों के घर ईडी की छापेमारी शुरू हुई। उस दौर में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से नजदीकियां भी बढ़ाई थी और उसका असर ये हुआ कि ईडी उनके और उनके करीबियों के आसपास मंडराने लगी और उसके बाद से उन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर अपनी राय बदल दी या बदलनी पड़ी है दबाव में। तो लेकिन यहाँ ये है कि चिराग पासवान जो बिहार में अपनी राजनीति को मजबूत करने के सपने देखते रहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वो बार बार अपने बयानों से ये जाहिर करते हैं कि वो केंद्र में नहीं, वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों भी उनका एक बयान आया था, तब उस बयान के बाद से ये कयास भी लगने लगे थे कि वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं बिहार के। लेकिन जब ये क्योंकि अब उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है वक्फ बिल का, इससे अब मुस्लिम वोटर, क्योंकि उनका भी कोर वोटर है मुस्लिम, तो वो अब उनसे नाराज होगा। तो जितना नुकसान जेडीयू को हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान को गया, क्योंकि उनके तो शुरुआत से पहले ही उस पर एक वो लग गया है कि वो बीजेपी के साथ और बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। और जो ये पोस्टर हम लगातार देख रहे हैं, कल जो पोस्टर था समीर जी, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया था, लेकिन आज जो पोस्टर है उसमें पूरे देश पर केंद्रित राजनीति करते हुए आरजेडी ने उसमें चंद्रबाबू नायडू को भी लिया है और उसमें चिराग पासवान को भी लिया है। जबकि कल तक सिर्फ वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन आज उन्होंने तीनों पर निशाना साधा है। बिल्कुल, और निशाने पर हैं एनडीए के वो सहयोगी दल जो अपनी छवि को सेक्युलर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस विधेयक ने, ऐसा कहना है विपक्ष का भी और ऐसा कहना है उनके तमाम समर्थकों का भी, कि उस सेक्युलर छवि को उन्होंने दांव पर नहीं लगा दिया बल्कि पूरी तरह से छोड़ दिया है, ये कहना है। और एक जो भ्रम फैलाने की स्थिति है, तमाम चीजें हैं, उस पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस बिल की भी उसी तरह से क्रोनोलॉजी समझी जाए जैसे सीए और एनआरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उसकी क्रोनोलॉजी समझी जाए कि पहले हम ये ला रहे हैं और फिर हम क्या करने वाले हैं। राहुल गांधी को ट्वीट को देखेंगे, उन्होंने कहा है कि अभी वक्फ संशोधन विधेयक आया है और उसके बाद फिर नंबर आएगा दूसरे धर्मों के जो संपत्तियां हैं उन पर भी निगाह लगी हुई है। और चूंकि कृषि कानून नहीं लागू कर पाए तो अब संपत्तियों को और खासतौर पर जमीनों को कैसे लिया जाए उसका ये शुरुआत है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसके जरिए से उन्होंने साफ तौर पर अभी चर्चों का जिक्र किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब आरएसएस और बीजेपी की निगाह कैथोलिक चर्च पर है और उसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के बाद ये उनका ट्वीट आया। तो मैं पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट आपको बता देती हूँ हमारे दर्शकों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि मैंने कहा था कि वक्फ बिल पहले मुस्लिमों को निशाना बनाएगा लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी प्रभावित करेगा। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। संविधान ही हमारी रक्षा का एकमात्र कवच है और इसे बचाना हमारी सामूहिक कर्तव्य है।
तो दरअसल आरएसएस से जुड़े एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर है जो आरएसएस का जो वेब पोर्टल है, उस पर एक लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें दावा किया गया कि भारत में कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा गैर सरकारी भूस्वामी है जिसके पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। लेख में सवाल यह भी उठाया गया था, जो ऑर्गेनाइजर ने जो लेख छापा था उसमें सवाल था कि वक्फ बोर्ड की तुलना में चर्च की जमीन का स्वामित्व तो ज्यादा है। इस दावे ने देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और इसी के बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके लोगों का ध्यान, जो इसके समर्थन में भी हैं, उनका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश की है कि अभी सिर्फ आप इसलिए अगर खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय निशाना बनाया जा रहा है तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ये सब सीमित नहीं रहने वाला है। इसका अगला निशाना जो दूसरे अल्पसंख्यक है वो होंगे और जब अल्पसंख्यकों की जमीनें हड़प ली जाएंगी तब इसका निशाना जो बहुसंख्यक है, मतलब मंदिरों पर भी ये लोग आएंगे। और बिल्कुल मंदिरों पर, मठों की जमीनें, जी बिल्कुल, तो ये सारी चीजें इनके निशाने पर हैं और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिस तरह से कृषि कानून लाकर पहले उनकी भूमि को अपने मित्रों को, जो मित्रों की सरकार कहा जाता है, अडानी अंबानी को लेकर जो दावे लगातार किए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तो अब लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए या दूसरे कई राज्य हैं जहां पर किस तरह से जमीनें दी जा रही हैं और उसके खिलाफ वहां पर आंदोलन भी वहां के लोग कर रहे हैं। आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, अभी पिछले दिनों कई खबरें भी आई थी इस तरह की। तो इसको लेकर अब ये नया तरीका निकाला है बीजेपी ने, ऐसा आरोप लगाना है राहुल गांधी का और तमाम विपक्षी दलों का कि अब पहले वक्फ बिल, उसके बाद कैथोलिक पर ये लोग आएंगे, चर्चों पर ये लोग आएंगे और उसके बाद तीसरा मंदिर है, मठ है। जिस तरह से जो भी जमीनें कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर जो जमीनें ली गई हैं, उन जमीनों को वापस लेना और फिर उनको उद्योगपतियों को सौंप देना ताकि वो अपने उद्योग उस पर जिस भी तरह से उसका इस्तेमाल करें। अपने करीबी लोगों को जमीनें सौंपने का जो एक आरोप है और लगातार वो देखने में भी आ रहा है, आरोप ऐसा नहीं है कि ये निराधार आरोप है, वो देखने में आ रहा है। कृषि कानूनों का भी विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके जरिए सरकार उनको हड़पने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगे थे, किसान संगठनों ने लगाए थे और आखिरकार उस दबाव में सरकार को ये वापस लेना पड़ा। उस कानून को, पारित हो गया था, कानून बन चुका था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था और उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो अब उसी तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध हो रहा है और दिलचस्प बात यह है कि कृषि कानून के लिए भी कहा गया था कि तमाम जो हित साधक हैं, जिनका यानी जो किसानों से पूछकर ये बिल लाया गया है, किसानों का कहना था कि किन किसानों से पूछा गया है ये बताया जाए। इसी तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक के लिए कहा जा रहा है कि इनसे पूछ कर लाया गया है कि ये आपके हित में है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि किससे पूछा गया है ये तो बताया जाए। तो कुल मिलाकर इस पर जो आशंकाएं हैं और जो आरोप हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह के तमाम कानूनों को लेकर, सरकार को लेकर जो आशंकाएं हैं और उसमें जिनके फायदे के लिए कानून लाया जा रहा है, उनका कहना है कि ना तो हमारा कोई फायदा है और ना ही हमसे पूछकर ये विधेयक लाया गया, इसको तैयार किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर लगातार विवाद जारी है, विरोध हो रहा है। एक बार सुनते हैं अजय राय को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर। और आपको बता दें कि देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये गया है, किस आधार पर चुनौती दी गई है उसकी चर्चा भी करेंगे और क्यों सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है, वो बात भी करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं अजय राय को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। और लगातार इस पर जो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, विरोध की बातें आ रही हैं। डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये पारित होता है संसद के दोनों सदनों से तो हम कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट की ओर रुख किया भी है। कांग्रेस पार्टी के जो बिहार से सांसद हैं मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के नेता, कोर्ट में ये मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और अभिषेक मनु सिंघवी को भी हम सुनेंगे कि क्यों उन्होंने कहा है, बड़े वकील हैं, कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर तलवार लटकी हुई है इस विधेयक को लेकर, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद है लोगों को कि भले ही नैरो मेजॉरिटी से संसद में पास हो गया, लेकिन हम
इसको ये कोर्ट जरूर उनका न्याय करेगा उनके साथ। बिल्कुल, कोर्ट तक मामला पहुंच गया और इसी तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन जिस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मनोज झा से लेकर तमाम नेताओं का ये भी दावा है कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लेने पड़े उसी तरह से वक्फ बिल भी वापस लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए ज्यादा कह सकते हैं कि जब से संजीव खन्ना ने अपना पदभार संभाला है उसके बाद से जो उनकी टिप्पणियां आई हैं या जिस तरह से सख्ती देखने को मिल रही है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन रहा हो या अभी आप देखिए कि जस्टिस वर्मा वाला जो मामला था, उसके बाद अभी हाल ही में जिस तरह से संजीव खन्ना ने कहा कि अब अपनी सभी जजों को अपनी संपत्ति करनी ही पड़ेगी, घोषित करनी पड़ेगी और उसे वेबसाइट पर डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो ये जो संजीव खन्ना का जो देखने को मिल रहा है रुख, उससे और ज्यादा उम्मीद लोगों की बढ़ रही है और इसीलिए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं न्याय से अभी उम्मीद है, न्याय अभी बचा हुआ है। भले ही संसद में विपक्ष का जो देखने को मिल रहा है रवैया, उससे देखने में मिल रहा है कि भले ही संसद में वो लड़ाई हार गए हैं, हालांकि ये भी बात सच है कि बीजेपी बहुत नैरो मेजोरिटी के साथ ही ये लड़ाई जीत पाई है। तो हो सकता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वो जो मुश्किल में जो फंसी रही बीजेपी, उसके लिए वो और मुश्किल बढ़ जाए। अभी इस पर जिस तरह से मुस्लिम संगठन अब खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के लगभग हर राज्य से इस तरह की तस्वीर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये सारे वो राज्य हैं जहां डबल इंजन की सरकार है। मतलब बीजेपी शासित राज्यों में भी विद्रोह के और नाराजगी के, विरोध के सुर अभी उग्र हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में आएगी और बीजेपी दबाव में आएगी तो सहयोगी तो पहले ही उसके दूर भागेंगे। जी बिल्कुल, एक बार सुन लेते हैं अजय राय क्या कह रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है, प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं और कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है। देखिए, ये जो बिल लाया है, पहली बात तो जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, सर्व समाज को भ्रमित करने के लिए, और ये पूरी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिल लाई है। न महंगाई की बात करती है, न बेरोजगारी की बात करती है, न भ्रष्टाचार की बात करती है, न अमेरिका द्वारा थोपे गए टैरिफ की बात करती है। ये जनता को भ्रमित करना, गुमराह करने के लिए काम कर रहा है। तो जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए और वक्फ संशोधन विधेयक ये अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पने का एक कानून है, ये बड़ा आरोप लग रहा है। और ये लगातार इसी मुद्दे पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इसको लेकर जो कानूनी जो प्रावधान है, यानी इसको जो चुनौती दी गई है संवैधानिक प्रावधानों को कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक संपत्तियों को मैनेज करने का जो अधिकार मिला हुआ है, अपने मतलब की, अपने धर्म से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित शिक्षण संस्थानों को खोलने का जो अधिकार संविधान ने दे रखा है, ये उसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अगर ये एक दिन पहले की उनकी बाइट है कि अगर ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो निश्चित तौर पर ये प्रथम दृष्टया खारिज हो जाएगा कानून, क्योंकि ये सीधे तौर पर ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। निश्चित तौर पर वो इसको देखेगा कि क्यों इस विधेयक को लागू किया गया, लाया गया और उसमें मुस्लिमों की बातें नहीं सुनी गई जिनके लिए ये बिल लाया गया है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही चुका है। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है, ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी। विशेष रूप से अनुच्छेद 26
और 25 के अंतर्गत संविधान की। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जो आर्टिकल 25 और 26 है, धार्मिक स्वतंत्रता और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने संस्थान खोलने का, उनको अपनी भाषा, लिपि इत्यादि के जो संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, ये ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों को खास तौर पर मिले हैं, ये उनका भी उल्लंघन करता है ये जो बिल है, उसके जो प्रावधान है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया ही है, वो उस पर सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है उसको लेकर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मजबूत ग्राउंड जरूर है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का, इसीलिए किया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से मतलब यहाँ पर अभी जेडीयू के लोग भी उधर जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि जेडीयू पर भी दबाव बन रहा है, और जब सहयोगी ही उधर जाएंगे तो एक तरह से विपक्ष और मजबूत होगा, और सड़क पर भी प्रदर्शन, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट देश में जो ये विरोध प्रदर्शन उग्र होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा या विचार करेगा, तो वो उस हित से भी कि उससे आम जनता को भी दिक्कत ना हो, तो कहीं ना कहीं वो इसको लेकर अभी वेटेज के जो हालात दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष ही मजबूत दिखाई दे रहा है और मुस्लिम संगठन मजबूत दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार जिस मंशा से लेकर आई है, उस मंशा को सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं खारिज कर देगा और वो मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। और अभिषेक मनु सिंघवी क्योंकि बहुत वरिष्ठ वकील हैं और कई मामलों को देखते रहे हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, उस आधार पर उन्होंने अगर ये दावे किए हैं कि ये नहीं टिक पाएगा, ये खारिज हो जाएगा, तो खैर अब सुप्रीम कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी वकील हैं, उन्होंने तो रिट ही डायल। बिल्कुल बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी हैं, मोहम्मद जावेद हैं, और खुद यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए कि इधर जेडीयू के भी लोग पहुंच रहे हैं, तो इस सब को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट मामले को जब देखेगा, सुनवाई करेगा, तो उस पर खैर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई के दौरान क्या फैसला लेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मजबूत स्थिति में अगर दिख रहा है कोई, तो वो विपक्ष और मुस्लिम संगठन ही दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड बहुत मजबूत है इसको चैलेंज करने का, और सबसे बड़ा ग्राउंड ये है कि ये बिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अल्पसंख्यकों को जो मिले हुए अधिकार है, ये उनका उल्लंघन करता हुआ है। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं। लेकिन बिहार में इसकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, बिहार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो विधानसभा के होने हैं वो बिहार में ही होने हैं, और 5-6 महीनों के बाद वहां पर जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, जनता दल यूनाइटेड में एक तोड़फोड़ मची हुई है। ये आशंकाएं पहले जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इन दोनों जो बिहार की उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, ये आरोप लग रहे थे। इसकी आशंका इन पार्टियों के नेताओं को भी थी, इसीलिए बीच में ये अपने गठबंधन को बदलने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन अब वो आशंकाएं बिल्कुल सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में भगदड़ मची हुई है, इस्तीफे देने की होड़ लगी हुई है। जब वहां बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, उनको भी सुनते हैं इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन बिहार की राजनीति इस समय इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा गर्म दिखाई पड़ रही है। राजेश कुमार को सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया है, ऐसे में बिहार में देखा गया कि जो कुछ मुस्लिम नेता हैं उन्होंने जेडीयू पार्टी छोड़ी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, और क्या उनका कांग्रेस में स्वागत होगा यदि वो आना चाहिए? देखिए, पहला सवाल का उत्तर ये है कि हालांकि ये उनकी पार्टी का सवाल है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए, लेकिन एक शब्द इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो बिल है, जिस तरह से पारित हुआ और जिस तरह से नायडू साहब ने जो है आश्वासन दिया, और ये लोग जो है सेकुलर होने का प्रमाण देते रहे बिहार में कि भाई इसके पहले 90 में कई घटनाक्रम हुई सांप्रदायिक, हम आकर के हम असंप्रदायिक हो गए।
तो वो लेबल हटाने का। लेकिन आज के समय में वहां 3 सेकुलर पार्टियां अपने को तथागतित कहने वाले लोग, 3 सेकुलर पार्टियां दम भर रही है और गठबंधन में है। अब वो 3 जो रीजनल पार्टियां हैं, जदयू, हम और LJP-R, अब ये बतावें कि वो सेकुलर हैं कि नहीं हैं, वो समर्थन क्यों दिए, ये स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए। ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए। तो जरा सा उनसे ओपिनियन आप लीजिए और ओपिनियन लेकर बताइए कि वो क्या कहते हैं। इसके बाद डंके के चोट पर मैं बताऊंगा कि क्या है। लेकिन देखिए, जिस तरह से जदयू में भगदड़, आपने कहा कि भगदड़ मची है, तो कोई भी, यदि हम कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ नेता हैं तो कोई आइडियोलॉजी और विचारधारा से जुड़ते हैं। तो जिस समय जो उनकी जो पार्टी बनी होगी, सबको लगा होगा कि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो समाजवादी विचारधारा के लोग जब उसमें गए होंगे तो समझ रहे होंगे कि चलो हम समाजवादी गए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनको लग रहा है कि हम वहाँ जो है अनकंफर्टेबल हैं, हमारे निर्णय को जो है सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी आइडियोलॉजी को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आज भगदड़ बची हुई है। हालांकि उनसे सवाल करिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जरूर सवाल करूंगा कि आप आज बता देना चाहिए, चुप्पी मत साधिए। जैसे पलटी मारने का आदत है, वैसे आप लोकसभा में भी पलटी मारे और बिल विधेयक के सपोर्ट में हो गए। तो ये पलटी मारने वाली की जो सरकार है ना, उसको कितना हम बात करेंगे। मुसलमानों की बार बार ये उठता है कि कौन मुसलमानों का पीछे खड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आरजेडी खड़ी है, जेडीयू खड़ी, क्योंकि चुनाव है और ये निर्भर कर जाएगा कि मुस्लिम वोटर जो है वो किस तरफ जाएगा। तो आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि आज DCC की भी बैठक आप लोगों की हुई है, कि इस बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है, कोई रणनीति बनाई है? क्योंकि देखिए ऐसा है, पूरा देश धर्मनिरपेक्षता पर चलता है और धर्मनिरपेक्षता में हर व्यक्ति को अपना कहने की बात है, अधिकार है। जब JPC के गठन हुई थी इस मुद्दे को लेकर के, तो JPC के रिपोर्ट क्या आई, उस रिपोर्ट के आलोक में सदन में आनी चाहिए थी मामला। तो आप JPC को मानिएगा या लोकसभा को मानिएगा या फिर आप अपना शक्ति का मानिएगा, ये विषय किसी विषय से अलग नहीं है। ये विषय है कि आप जिस मुद्दे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो बहस चलती है और सरकार किसी को एक तरफा यदि वो करती है कोई निर्णय, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लाइन आपको जोड़ते हुए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, लोकसभा में जो बिल पारित हुआ उसकी डेट और समय पर आप सोचिए। तो राजेश कुमार बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं, चूंकि बिहार में ही इस मुद्दे पर राजनीति सबसे ज्यादा इस समय राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक 6-7 बड़े नेताओं के इस्तीफे आ गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम नेता हैं वहां के, उनकी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है संयुक्त रूप से जो सेक्युलर नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जेडीयू में भी केवल न कि खाली मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि और भी कई सारे नेता हैं जो इस विधेयक के खिलाफ थे, जो पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उसके खिलाफ वो थे, और उनकी जब उनका ये विरोध अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल में जनता दल यूनाइटेड दिखाई पड़ रही है पार्टी। नीतीश कुमार भी मुश्किल में है, लेकिन उनकी कोई टिप्पणी भी नहीं आई, कोई ट्वीट भी अभी इस तरह का कोई नहीं आया है। और जो बातें ये कही जा रही हैं, पप्पू यादव ने भी थोड़ी देर पहले कही कि नीतीश कुमार को इन सारी चीजों का कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि चिराग पासवान ने भी कम से कम यही कहा कि हाँ वो ठीक है, हाँ उन्होंने ये बताया, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई बयान ना आना, कोई ट्वीट ना आना, ये भी खुलकर उन्होंने नहीं माना कि हाँ हमने सपोर्ट किया है। तो ये खामोशी बता रही है कि वो दबाव में थे, ये भी पप्पू यादव कह रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि वो दबाव को क्यों झेल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर दबाव को झेल क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर वो अब क्या प्लान कर
रहे हैं, क्या वो इसमें लगे हुए हैं कि जो ये अब सारी चीजें बिगड़ गई हैं, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया है, क्या उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अगर वो वक्फ बिल का समर्थन करेगी उनकी पार्टी और वो, तो मुस्लिम समुदाय इस तरह से नाराज होगा? या अगर जो हो गया है उसको अब कैसे संभाला जाए, क्या वो अब शांत रहकर उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है नीतीश कुमार को लेकर कि जब वो खामोश होते हैं तो खामोशी के बाद वो कोई एक बड़ा एक्शन लेते हैं, और ये चीज हमेशा देखी गई है। इसलिए अभी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खामोश हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है कि शायद वो किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब उनकी रणनीति कामयाब होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है अंशिता। अब उनकी किस रणनीति पे काम कर रहे हैं? पिछले 2-3 महीने से दिसंबर जनवरी में जब ऐसा लग रहा था बीजेपी के नेताओं से नाराजगी थी, तब तक तो ये सोचा जा सकता था कि हाँ वो कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए वो अभी 2 कदम पीछे जा रहे हैं। लेकिन अब वो समय नहीं दिखाई पड़ता, वो स्थितियां नहीं दिखाई पड़ती, और इस दौरान बीजेपी ने उनको जितना कमजोर कर दिया है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो, चाहे अपनी पार्टी के भीतर उनके जो फैसले दिख रहे हैं उन मुद्दों पर हों, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से अगर कहा जाए तो उस रूप से भी बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो आशंकाएं अब जताई जा रही हैं कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, वो वास्तव में डामाडोल दिख रहा है। हाँ, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है समीर जी कि जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म करती है, उनकी ही पार्टी में तोड़फोड़ शुरू करती है, हो सकता है कि जेडीयू अभी से बट गई हो, जिसका एक धड़ ये था, जो अब धीरे धीरे इस्तीफों की झड़ी जो लगी है लगातार, जिस दिन राज्यसभा में पास हुआ उसके अगले ही दिन से इस्तीफे आने शुरू हुए। रात में 1 आया, सुबह 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 6 हुए, लगातार, और अभी भी सिलसिला जारी है। ठीक है, तो इस तरह तो देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं जो मुस्लिम, जो उनकी पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता हैं जो संयुक्त रूप से कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक संयुक्त रूप से वो कोई बड़ा फैसला ले। जी बिल्कुल, तो हो सकता है कि जेडीयू के अंदर ऐसा हाल है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को लालच, जेडीयू के कुछ नेताओं को लालच दे दिया हो बीजेपी ने कि आप जानते हैं कि लगातार ये देखा जाता है कि अगर हम महाराष्ट्र को, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी समय नहीं हुआ है महाराष्ट्र में जो हुआ है, तो जिस तरह से लालच दे देती है बीजेपी और उसके चलते एकनाथ शिंदे ने इधर हाथ थाम लिया, तो हो सकता है कि जेडीयू में भी ऐसा किसी काम पर लगी हो बीजेपी, और इसीलिए नीतीश कुमार बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि पार्टी के पास कोई मुख्य चेहरा नहीं था। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार निशांत कुमार, उनके बेटे हैं, उनके बयान आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब निशांत कुमार भी शांत हैं। यानी नीतीश कुमार जो जेडीयू को चेहरा देने की उसमें लगे हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों जब उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे और लगातार ये सवाल भी उठते रहते कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन, किसके चेहरे पर ये पार्टी आगे चलेगी, तो धीरे धीरे निशांत कुमार को आगे किया गया, पोस्टर्स उनके बाकायदा छपे, उनके बयान आने शुरू हो गए, वो राजनीति में एक्टिव दिखाई देने लगे, उनके बयान पूरी तरह से लग रहे थे कि वो शायद इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जनता के दरबार में जाएंगे, जनता जो फैसला लेगी वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस पर भी विचार कर रहे थे कि इस साल जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो वो उसमें चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार और निशांत कुमार पूरी तरह से शांत हैं, किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अब उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है, और इसीलिए अब उनके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, इस ये भी ध्यान देने वाली बात है अंशिता कि पिछले काफी समय से, जब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह की उनकी एक्टिविटीज हैं जो बहुत उसको लेकर चर्चाएं हुई, बीजेपी के कुछ नेता, खासतौर पर जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और कई बार उनको टोकते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आरोप विपक्ष लगाता है, वहाँ पर आरजेडी के नेता लगाते हैं, राबड़ी देवी कई बार कह चुकी हैं, वो सही होते दिखाई पड़ते हैं कि वो उनके दबाव में ही नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि पूरा उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं, और काम बेसिकली वो कर रहे हैं, नाम नीतीश का हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार तेजस्वी यादव के कई ऐसे बयान आए हैं कि यहाँ पर बीजेपी ही सरकार चला रही है, नीतीश कुमार को तो सिर्फ आगे बिठाया गया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के लगातार इस तरह के बयान आए थे, यहाँ तक कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी दावे किए गए कि वो अब स्वस्थ नहीं है, वो अब मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए ठीक नहीं है। और इस बीच में लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो वीडियोज आए, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी जब वो एक कार्यक्रम में गए थे तब जनगण मन जब चल रहा था, राष्ट्रगान जब हो रहा था, उस दौरान जो उनकी एक्टिविटीज देखने को मिली, तो ये सारी चीजें
चीजें उन आरोपों को कहीं ना कहीं सही भी साबित करती हैं। और ऐसे में अब एकदम से शांत हो जाना ये बताता है कि उनकी वैल्यू ना तो उनकी पार्टी के अंदर रह गई है और सरकार के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर सरकार के अंदर वैल्यू होती तो शायद ये जो वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से उनको खामोश किया गया है, दबाव में बीजेपी होती, ना कि जेडीयू और नीतीश कुमार। बिल्कुल इस पूरा जो इस बिल का सबसे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो अपनी जगह है, जो कि बीजेपी कह रही है अल्पसंख्यकों के हित में लाया गया है और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि ये हमारी जमीनें हड़पने की एक साजिश है। तो इसमें फायदा किसको होगा नुकसान किसको होगा वो बिल लागू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है वो सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड को होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि नुकसान आरएलडी को भी हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल को यानी जयंत चौधरी की पार्टी को, तेलुगु देशम पार्टी को भी और एलजेपी को भी। लेकिन जो तात्कालिक और सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है वो जनता दल यूनाइटेड को ही होता दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और इस बीच देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इसके विरोध में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और मामले को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर और एनडीए के जिन सहयोगियों ने इसको अपना समर्थन दिया है उनको लेकर। देखिए साहब, हम एक विपक्ष हैं, हमें जब भी लगेगा कि सरकार न्याय नहीं करेगी, जब भी सरकार कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जो द्वेष की भावना से भरा हो, बंटवारे की भावना से भरा हो, लोगों के बीच में द्वेष फैलाने की भावना से भरा हो, तो हम लोग उसके खिलाफ करेंगे अपने अपने तरफ से प्रोटेस्ट। सड़क पे करना हो, संसद में करना हो, और अगर कोई चीज कानून बन जाती तो फिर एक ही रास्ता मिलता है कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वही काम हमने किया है। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चूंकि दोनों हाउस से बिल पास हो चुका है, तो उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर से पहले उनसे मिले, मुलाकात का वक्त दे, वो अपनी बात राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं। देखिए ये ठीक है, ये बात आप करें, पर ये सांकेतिक होती है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति ज्यादातर वही राय मानेगा जो कैबिनेट उसको बताती है। और अगर कोई बिल पास होता है, हाँ, एक अपने विवेक इस्तेमाल करने का उनके पास अधिकार जरूर है। पहले भी एक आध बार राष्ट्रपति लोग ने किसी बिल के ऊपर कुछ न कुछ एक सवाल खड़ा किया या वापस भेजा, एक आध राष्ट्रपति ने किया है। तो मैं कहूंगा मुस्लिम लॉ बोर्ड को कि अगर आपको समय मिलता है, अब महामहिम के सामने अपनी बात रखें, और महामहिम को अगर लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा है तो वो अपनी तरफ से कम सरकार को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए तो कह ही सकता है। तो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद रहे हैं, उनको उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। लेकिन उसकी संभावना बहुत कम ही है कि उस विधेयक को वो वापस भेजेंगी। अगर इसमें राहत की उम्मीद है या फिर इस विधेयक को लेकर किसी बड़े फैसले की उम्मीद है तो वो उम्मीद अभी फिलहाल दिखाई पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से ही। और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुत ही मजबूत ग्राउंड्स हैं जिन पर इसको चैलेंज किया गया है, आर्टिकल 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को और अल्पसंख्यकों के अधिकार को इसमें इस अवहेलना की जा रही है, उस ग्राउंड पर इसको चुनौती दिया गया है, तो वो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा कि जो दलीलें हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं है, उनकी परख करेगा। लेकिन राजनीतिक असर अगर इसका दिख रहा है तो बिहार में दिख रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी पर दिख रहा है। उनकी पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का, मुस्लिम समुदाय के पार्टी के जो जेडीयू के मुस्लिम नेता हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। क्या उसमें फैसला लेते हैं? माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। यानी पार्टी पूरी तरह से दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। एक वर्ग है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, उसके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है बिल के, और एक वर्ग है जो पूरी तरह से इसके विरोध में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और जो पक्ष विरोध में है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात मौलिक अधिकारों की है और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर करेगा। और लगातार अगर हम बुलडोजर के बारे में बात करें, क्योंकि पिछले दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कुछ रहा है तो वो बुलडोजर को लेकर, जो बुलडोजर के जरिए से जो कार्रवाइयां हुई हैं उनको लेकर रहा है, तो उसमें भी मौलिक अधिकारों की भी बात की गई है और लगातार ये कहा गया है कि आप ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं कि बात किसी पर्टिकुलरली अगर जनता को
परेशान करने की आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर से अगर आप देखें तो वो वहां पर वक्फ बिल या उस तरह से नहीं देखेगा, वो जनता को परेशानी किस चीज से हो रही है उसमें देखेगा। और खासकर अल्पसंख्यकों की बात आएगी तो अल्पसंख्यकों के जो कानून है वो वैसे ही सुरक्षित तौर पर उन पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है कि उनको अलग कानून मिले हुए हैं, उनकी रक्षा करना और ज्यादा एक जिम्मेदारी बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की भी। तो उस हिसाब से यहां पर देखा जाए कि जिस तरह से मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ देखा जाए विपक्ष का साथ उनको मिल गया है, और सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, सहयोगियों में भी कई लोग हैं जो उनके साथ हैं, जो दबी जुबान से बोल रहे हैं, क्योंकि अगर दबी जुबान से नहीं बोला होता तो 288 वोट नहीं होते वहां पर पक्ष में। तो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष भी मजबूत नहीं, कमजोर दिखाई दे रहा है। भले ही ये दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन किस तरह पास हुआ है ये सभी के सामने है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तो इसका असर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही होगा, विपक्ष। जी बिल्कुल, इसको लेकर जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर, लोकसभा में तो खास तौर पर एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं, यानी जितने वोट उसके पास हैं, वो भी वोट उसको नहीं मिले, महज 288 वोट उसको मिले। इसका मतलब यह है कि इसको लेकर विरोध जबरदस्त था और अभी भी है, सहयोगी दलों में भी है, और किसी तरीके से उनको एकजुट करके इतना वोट हासिल करने की कोशिश की गई ताकि वो पारित हो जाए। राज्यसभा में भी वही हाल रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से देशव्यापी शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं मुस्लिम संगठनों के लोग, उनका प्रदर्शन कितना काम करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो झटका लग रहा है नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को, उसको ये बहुत बड़ा झटका लगा है और ये किसी अंजाम तक पहुंच कर रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव वहां होने हैं। अब इस झटके का असर दूसरी पार्टियों को, जो एनडीए की सहयोगी हैं, उन पर कब तक ये होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी इस समय बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, ये साफ है, और पार्टी बिल्कुल दो फाड़ दिखाई पड़ रही है, पूरी तरह से उसमें विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ देर बाद आज उस जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला उसमें किया जा सकता है। बनी रहेंगी हमारी निगाहें, और तमाम खबरों पर आप, खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। तमाम विश्लेषण हमारे नियमित कार्यक्रम के लिए, और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अंशिता को दीजिए अनुमति।